इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आगे लिख देना। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि आप जब सोचते हैं, ये सोचते हैं गुरुजी एक बार गवर्नमेंट नौकरी लग जा फिर हमारी जिंदगी जीवन, होता है ना ऐसा। मैं जब नहीं लगा था ना 2008 में मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू में था, वहां पढ़ा रहा था, तो मेरा यही था थर्ड ग्रेड की नौकरी लग जाऊं ना। ठीक है, बाद में मन कुछ भी कौनचे, सिर्फ थर्ड ग्रेड का सपना था, सच बताऊं कॉलेज लेक्चर का नहीं सोचा था उस समय। ठीक है, और मुझे मेरा पीएचडी में एडमिशन हो रहा था डिपार्टमेंट से, मैंने नहीं किया। वो पीएचडी करने से फायदा क्या होगा, नौकरी तो मिलनी नहीं। ये अपने को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। उस समय मेरी पीएचडी होती तो आज मेरे पेमेंट में लगभग 15 से 20 हजार रुपए का फायदा होता, और उस समय इजीवे में हो जाती। उसके बाद मैंने पीएचडी की भी, वो एजुकेशन से की, मुझे मानद उपाधि भी मिली। अब मैं दोबारा से मेरे सब्जेक्ट से एमएलएस जो कर रहा हूं, समझ रहे हो आप। लेकिन वो सही डिसीजन था, समझ रहे हो ना आप। डिसीजन क्या था, सही था, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या थी, क्या थी मेरी प्रायोरिटी, गवर्नमेंट जॉब थी। सच में गवर्नमेंट जॉब थी। और मैं उस समय जिस कॉलेज में था, मुझे घर वाले कहते थे कि मेरा गांव झुंझुनू से 9 किलोमीटर था। अब 9 किलोमीटर वाला बंदा एक कॉलेज का बीएचके लेके रह रहा है, घर वाले कहते थे जरूरत कहाँ है। गर्ल्स हॉस्टल का टिफिन खाता था, गर्ल्स हॉस्टल ही था और कोई, समझ गए ना आप। तो और कोई अरे ऐसे ही, ठीक है ना। तो हमारी कॉलेज का प्रिंसिपल और मैं, वो भी अकेले रहते थे, मैं भी था। मुझे घर वाले कहते थे कि तू घर पे आके खाना खा सकता है, दूध दही मिलेगा। लेकिन रियल में मेरे लिए प्रायोरिटी क्या थी, गवर्नमेंट जॉब थी। मेरे लिए मेरी हेल्थ प्रायोरिटी नहीं थी। मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखना, मैंने नहीं रखा, सच बताऊं नहीं रखा, कभी नहीं रखा मैंने, अभी भी नहीं रखता हूं मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, आप कई बार कहते हो ना सर माइंड कैलिब्रेशन नहीं होता है, मानसिक अशांति रहती है, विचार पता नहीं उथल पुथल होते रहते हैं। ये भी आ रहा है सर, ये कर लें क्या, सर आप स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए क्या, सर आपको क्या लगता है, मतलब अभी सीटेट की तरफ चले जाएं क्या, सर डी ट्रिपल एस बी का विज्ञापन आया हुआ भी है, और डी ट्रिपल एस बी की अभी दोबारा से वैकेंसी आ रही है, दोबारा से वैकेंसी, क्या लगता है वहां कर लेना चाहिए क्या। ये आपके दिमाग में विचार उथल पुथल क्यों, प्रायोरिटीज तय नहीं कर पाते हैं तो माइंड कैलिब्रेशन नहीं होता है, मानसिक अशांकन तब होता है, और ये ओवर थिंकिंग को जन्म देता है। और ये ओवर थिंकिंग है ना, ये आपके पूरे दिन को, पूरे टाइम को डिस्ट्रॉय करती है। और अधिकतर बच्चों की असफलता का रीजन यही है, याद रखना, कि विचारों की उथल पुथल होना। और इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट कारण मानता हूं प्रायोरिटी, मेरे अंदर वो थी। ठीक है, मेरे लिए दूध दही छाछ इंपॉर्टेंट नहीं था, उस हॉस्टल का वो खाना, रूखी रोटियां, और आधी बार सोयाबीन की सब्जी आती थी, और सोयाबीन की सब्जी मुझे कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो जबरदस्ती उसके झोल के साथ लगा लगा खा लेता था, क्योंकि प्रायोरिटी क्या थी, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, और मिला, सच बताऊं, सच बताऊं मिला, 2009 का ग्रेड थर्ड दिया नहीं हुआ, लेकिन 2010 के स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन हुआ। और एज इट इज मुझे याद है, गर्ल्स हॉस्टल में प्रिंसिपल सर का टिफिन और मेरा टिफिन में लेके जा रहा था, दैनिक भास्कर अखबार वहां सर का आता था, उस चौकीदार से मैंने लिया, और मैं एक हाथ में दोनों टिफिन को, मैंने जैसे देखा आजकल तो रिजल्ट नेट पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, उस समय रिजल्ट कहाँ आता था, अखबार में। तो मैंने भास्कर में देखा स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट जारी, मतलब वो जो मोमेंट होता ना, पूरे शरीर में कंपन, अरे यार ये ऐसा लग रहा है। मैं चलते चलते मैंने रिजल्ट देखा था, 34-24-08, ये मेरे रोल नंबर थे। मैंने उन रोल नंबर को देख लिया, मुझे लग रहा है नहीं ये सच है, ये सच नहीं है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ अपना। ऐसा थोड़ी होता है, इतनी इजी थोड़ी हो जाता है। मैं उस अखबार को लेके और नाश्ता मैंने वहीं रख दिया, उस दिन नाश्ता नहीं खाया, उस दिन खाना नहीं खाया, वो रोल नंबर अंडरलाइन किए, तब कैसा लगा कि वाह, ये है, ये लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होता है। लेकिन ये तभी आता है जब आपकी बाकी प्रायोरिटीज जीरो हो जाती हैं, और एक चीज आपकी लाइफ में क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। एक साल मेरे साथ एक प्रायोरिटी के लिए जीना, सेकंड चीज नहीं होनी चाहिए। मैं एंजॉय के लिए मना नहीं कर रहा, खाने पीने के लिए मना नहीं कर रहा, हेल्थ के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा कि लाइफ की प्रायोरिटीज केवल एक होगी, और वो ये होगी कि सर मुझे इस लक्ष्य के साथ बंध के जीना है।
व्यक्ति, वस्तुएं सब छूट जाती हैं, लेकिन जिस लक्ष्य से आपने अपने आप को संबंधित किया है वो लक्ष्य आपको यदि मिल जाता है तो हर छूटी हुई वस्तु, हर छूटा हुआ व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा से रिटर्न होता है। और ये मैं बताता हूं आपको, और क्लासरूम में कई बार मैं ऐसी घटनाएं आपके साथ शेयर करूंगा, तब आपको लगेगा कि रियल में जो चीजें छूटी है ना वो वापस आती हैं, लेकिन लक्ष्य छूट गया ना वो कभी नहीं आएगा। ये टाइम और ये अवसर आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। एक साल इस लक्ष्य अवसर के लिए जीना, दोबारा मेरे से मिलो या ना मिलो, जब भी मिलो ना, जब भी मिलो ना, तो ये कहना कि सर आपका एक सेशन अटेंड किया था, 15-20 मिनट आपने बात की थी, उस सेशन के बाद ये सोच लिया था केवल एक प्रायोरिटी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आधे घंटे ही पढ़े लेकिन पढ़ के जाएंगे कुछ। तैयार हो मेंटली फिजिकली? वेरी गुड, रजिस्टर निकाल लो, समझना बस। इस टॉपिक को यूं समझना है कि ये लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। हो गए क्या साइन? साइन पीछे तक पहुंच गए क्या? वो बच्चों के पास कागज दिया था हमने एक, नहीं पहुंचा हो? देख ले सौरभ, समझना, रिलैक्स हो गए, समझना, मजा आना चाहिए आपको। फर्स्ट बार और लास्ट बार पढ़ो साइकोलॉजी को, दोबारा नहीं पढ़ना। अधिगम, लर्निंग, लर्निंग से समझते क्या है? सीखने का मतलब क्या है? सीखना ही लर्निंग है। लर्निंग ही क्या है? अधिगम है। तीनों वर्ड एक ही है, लर्निंग, सीखना, अधिगम। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर समय चलती है। आज की क्लास में अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा है, समझ रहे हो आप? आपने वो कुछ सीखा है और उसको यदि फॉलो करते हैं तो शायद लाइफ चेंज वहीं से हो सकती है। प्रोसेस वाली बात जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं है, जो कहीं भी सीढ़ियों पे, टैक्सी में बैठे, कहीं भी अपन किसी भी माध्यम से और किसी से भी कुछ भी अपन सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं नीट एग्जाम में ऑब्जर्वर था, तो मैं वहां से भी कुछ सीख के आया। मैंने बच्चों को रीड किया, किशोर अवस्था का बच्चा क्या नजरिए के साथ एग्जाम देने आता है, वो ओमार सीट को कैसे किस रूप में देखता है, पेपर को कैसे खोलता है, पेपर खोलने से पहले की सिचुएशन क्या है, और लास्ट टाइम जब बचते हैं 10-15 मिनट उस समय की सिचुएशन क्या है। मैंने 15 मिनट में बच्चों को लास्ट टाइम में, जिनके ओमार सीट में गोले नहीं हुए, उनको बुरी तरह कांपते हुए देखा है। सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। लाइफ में चांस मुश्किल से मिलता है। आप ये मत माने कि नीट और जे एग्जाम बहुत बड़ी है। नीट का एग्जाम रटाफिकेशन का एग्जाम है। कोई लोग कहते हैं डॉक्टर बनना मुश्किल है, मैं कह रहा हूं हर तो साइंस है को नहीं। नीट एग्जाम कंप्लीट रटाफिकेशन है, जिसने एनसीईआरटी को ढंग से रट लिया ना वो नीट में स्कोर कर जाता है। आप मान के चलो इस चीज को। आपका एग्जाम सबसे हार्ड है, आप वाले में ज्यादा प्रॉब्लम्स है। जिसका एग्जाम पैटर्न नहीं है, नीट का एग्जाम पैटर्न फिक्स है, सिर्फ एनसीईआरटी आती है। यार एनसीईआरटी आती है, मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी दिमाग नहीं लगाना, मॉड्यूल्स निकालने हैं मुझे, फिक्स पैटर्न है। आपका फिक्स पैटर्न नहीं। स्कूल मैनेजमेंट पिछले साल कुछ और आया, इस बार कुछ और आ गया, समझ रहे हो आप? ये पता नहीं कब क्या पूछ लें, पूरे पेपर में 10% डिलीट कर देते हैं। जिस बच्चे के 10% वो सही थे, उसको डिलीट हो गए, वो बाहर हो गया। सबसे अनिश्चितता मुझे तो आप वाले एग्जाम में लगती है। तो मैंने इस चीज को फीड किया है, उस बच्चों से कि गलतियां बच्चे कहाँ कर रहे हैं। 1 साल 2 साल की मेहनत है, हमारा ऊपर कान है, उसमें मैंने 3 फ्लैट बनवाए। अब आप कई बार कहते हो ना कुछ चीजें मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूं, आप मेरी चीजों को फॉलो करना। इनका कोई गेम बड़ा नहीं है। मैं ईशान कौन को बहुत मानता हूं, और मैं 11th क्लास में राजस्थान पत्रिका की कटिंग है, मेरी डायरी में लिखी हुई है। मैं डायरी लिखता था उस समय, सोचो आप। अब डायरी थोड़ी थी, रजिस्टर में लिखता था, आज ये हुआ, वो डायरी लेखन का था। उसके बाद डायरी नहीं लिखी, नौकरी लगने तक डायरी लिखी है, नौकरी लगने के बाद मैंने डायरी नहीं लिखी। तो एक कटिंग है उसमें, उस कटिंग में लिखा हुआ था ईशान कौन।
मैंने 11वीं क्लास में पहली बार, 10वीं तक तो मैं डिफॉल्सन खूब बाई ग्रेस पास हुए, मैंने पढ़ाई से मतलब को नहीं। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर आईक्यू नहीं है, 1% आईक्यू नहीं है, सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बोल रहा हूं। धीर सिंह सर एक इंटेलिजेंट इंसान नहीं है, मान के चल लेना, ये लिख लेना, सामान्य कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि यदि मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, 100% 6 महीने में उस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे ऊपर है, बहुत ज्यादा है ये मेरे। ये मुझे पता है कि मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा। और मुझे 11वीं क्लास में मैंने उस चीज को पढ़ा, और मैं अपने घर में जिस कोने में बैठता था, जहां भी, उस समय रूम्स थे नहीं, बट जहां भी जो चीज थी, मैं ईशान कोण को फॉलो करता था। तो हमारा जो घर है उसमें जो बीएचके बने हुए हैं, जो ईशान कोण में बीएचके है, उसमें 2 बच्चे पहली बार रहे और दोनों डॉक्टर बन गए हो। एक बच्चा आईआईटी में है, जस्ट पीछे ईशान कोण। मैंने उनको बस एक सिंपल बात बताई, बोली, और कुछ नहीं है। सकारात्मकता लाने के लिए मैंने कहा ईशान कोण का योगदान नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ईशान का कोई योगदान नहीं है। एक सकारात्मकता लाने के लिए इससे पहले वाले बैच वाले बच्चों को मैंने 2-3 चीजें कहा था कि तुम इसको अपनी लाइफ में लेके आओगे, और मन 100% विश्वास है, बम में से 1% बच्चों ने भी उसको फॉलो नहीं किया। मुझे कॉन्फिडेंस है, आपको जो मैंने बातें बताई ना, मुझे 100% विश्वास है 99% बच्चे यहां से निकलने के बाद भूल जाएंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे। यदि 100% जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया, मैं दावा कर रहा हूं कि इसी रूम में और मेरा जो भी प्रोग्राम होगा ना, उसमें पेन लेने के लिए तुम आओगे, मैं 100% कर रहा हूं। मैंने हर बैच में कुछ बातें बताई, सकारात्मकता लाने के लिए उन तीनों बच्चों को ये बात बोली। तीनों का बहुत गजब की रैंक के साथ नीट, 2 का नीट में और 1 का आईआईटी में, जेईई में सिलेक्शन हो रहा है। ईशान कौन पॉजिटिविटी लाता है। आपका रूम जिस कोने में है, उसमें ईशान कौन को फॉलो करो। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, पॉजिटिविटी लाने का मैंने एक कदम बताया। अब क्या हो गया, हमारा जो दोनों बीएचके हैं वो क्या हो गए, लक्की हो गए। पहली बार बनाए, और पहली बार बनाए वहां से 3 सिलेक्शन। अब ये पॉजिटिविटी काम करेगी। जो बच्चा वहां दोबारा आएगा, उसको मैं ये बात जरूर बोलूंगा, ये बहुत लक्की है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो जगह लक्की है या नहीं है वो छोड़ दो आप, कुछ भी लक्की नहीं होता है, कुछ भी अनलक्की नहीं होता है। याद रखना, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, उसके पीछे विश्वास जोड़ रहा हूं। लेकिन मैं जैसे उनको बोलूंगा ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेहनत सब बच्चा करता है, आप भी उतनी मेहनत कर रहे हो जितना जेई और नीट का बच्चा कर रहा है, कोई कम मेहनत नहीं कर रहे हो। लेकिन डर और संदेह और अविश्वास आदमी में फीड हो जाना है ना, बाद में दुनिया में थे कितनी भी मेहनत कर लो, आउटकम्स नहीं आता। केवल मेहनत कुछ भी नहीं होती। मैंने फिर कहा, मैंने बहुत सारे बच्चों को 18-18 घंटे पढ़ते हुए देखा है, रिजल्ट 0 रहता है। चीजें अपने व्यवहार का हिस्सा बनाओ, अपने माइंड सेट ऐसा बना लो कि कोई डगमगाने की भी कोशिश करे, डगमगाए नहीं। ये गेम है साइकोलॉजी को। इसलिए मैंने कहा कि मैं साधारण इंसान हूं, लेकिन यहां तक पहुंचा हूं। ये चीजें मैंने खुद अपने लेवल पे की हैं, किसी ने बताई भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। वरना यार 10वीं क्लास में बाइक रेस वाला आदमी साइकोलॉजी में 27 किताब लिख दे, मन में आए वो एग्जाम, मैं कभी किसी एग्जाम में फिर रुका ही नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। जिसको मैथ्स नहीं आती उसका मतलब आईक्यू नहीं है उसका, मान के चलो आप। जो मैथ्स में फेल हुआ है, आईक्यू नहीं है उसका, डेफिनेटली नहीं। लेकिन किया है मैं आपको यही तो कह रहा हूं, तो मैंने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते। चीजें, बिलीफ सिस्टम मजबूत बना लो, सब चीजें हो जाएंगी। लर्निंग क्या है, कोई बताएगा बच्चा लर्निंग क्या है। इसके अर्थ पे 4 प्रश्न आए हैं अब तक। अब जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि लर्निंग पे 4 प्रश्न आए हैं, अर्थ के ऊपर आए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम से आने चाहिए वो 4 प्रश्न कैसे आए हैं। अर्थ के ऊपर 4 प्रश्न आए हैं, चारों की भाषा चेंज है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लर्निंग क्या है, क्या है लर्निंग। लर्निंग व्यवहार में एक परिवर्तन है, समझ रहे हो आप। मैंने इतनी बातें बोली और तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी आई, तुम्हें बहुत अच्छी वाइब्स आई आज क्लास लेने के बाद, तो तुमने लर्निंग किया है। समझ गए आप। तुमने अचानक से तुम्हारा लगा कि यार मैं कर लूंगा।
अब तक तो मुझे लग रहा था, अरे मैं नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरी कोचिंग के बच्चों को इतनी रैंक आती है, मैं तो अच्छा भी नहीं कर पाता हूँ सर, मुझे तो मेरे परसेंट गलत ही गलत होते हैं। अब मेरे से मिलने के बाद आपको ये लगा कि नहीं, मैं कर लूंगा सर, ये मुझे विश्वास है। यदि ये व्यवहार में बदलाव आया है ना, 100% आपने क्या किया है, लर्न हुआ। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम। अब ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, आंसर कर दिया आपने, ये सही नहीं है। लेकिन अभी 2023 ग्रेड सेकंड का एक पेपर था, उसमें ये प्रश्न था, अधिगम क्या है। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो चारों में उलझाने की कोशिश की उसने। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम व्यवहार में वांछित परिवर्तन है। वांछित समझ रहे हैं क्या होता है वांछित? मैं जो चाहता हूं वो परिवर्तन, समझ रहे हो ना आप? मैं जो चाहता हूं, मैं सर अपने अंदर ये बदलाव लेके आना चाहता हूं और वो बदलाव मेरे अंदर आ रहे हैं, तो रियल में क्या हो रहा है, लर्निंग। हर कोई परिवर्तन लर्निंग नहीं होता है, हर कोई परिवर्तन अधिगम है नहीं होता है। वो परिवर्तन जो वांछित है, सर मैं अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहता हूं, जो प्रोग्रेसिव है, तो जो प्रोग्रेसिव परिवर्तन है वो क्या है, अधिगम। ये ज्यादा बेस्ट आंसर है। तीसरी लाइन है, अधिगम अभ्यास के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन। किसके फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन है, अभ्यास। अभ्यास के स्थान पर एक वर्ड आ सकता था अनुभव, अनुभव के स्थान पे एक शब्द आ सकता था प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। और चौथा ऑप्शन था परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन अधिगम है। इसमें तीनों ऑप्शन ऊपर वाले सही हैं, लेकिन डी ऑप्शन इसमें गलत है। परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं, बीमारी की वजह से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, थकान की वजह से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, मूल प्रवृत्ति की वजह से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, सहज प्रवृत्ति की वजह से होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है। समझ में आ रहा है? अब केवल ये याद नहीं करना कि अधिगम क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अधिगम क्या नहीं है, तब जाके प्रश्न सही होगा। दोनों एस्पेक्ट, ये है और ये नहीं है। अधिगम क्या है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम। अधिगम क्या नहीं है, थकान, बीमारी, परिपक्वता, शारीरिक कारणों की वजह से और मूल प्रवृत्ति या प्रतिक्षेप, ठीक है, या सहज क्रियाओं की वजह से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होता। समझ में आ गया? किसी बच्चे को डाउट है? पक्का? आगे बढ़ें? क्लियर है? अधिगम के अर्थ को लेकर डाउट है किसी बच्चे को? मैंने कहा दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, अधिगम क्या नहीं है, अधिगम क्या है। अभ्यास, अनुभूति, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम। ये स्थायी शब्द क्यों जोड़ा? अधिगम यदि सच में किया ना तो आप भूलोगे नहीं। आप क्लास में ईमानदारी के साथ मेरे साथ बैठना, ये अर्थ मैंने समझाया, प्रोसेस अभी मैं समझाऊंगा। सच में तुमने समझा और सीखा ना, तुम्हें दोबारा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना। और तुम यूं ही बैठे और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, क्लास जरूर ली लेकिन आपको पता नहीं चला कि सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने सीखा नहीं, तो फिर आप उसको रटना शुरू करते हो। बाकी चीजों को यदि सीख लिया तो दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सीखा हुआ परिवर्तन होता है, स्थायी होता है। क्या होता है? बार बार नहीं पढ़ना पड़ता उन चीजों को, इसलिए लर्निंग को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो ये दोनों अर्थ लिख लो आप, आज की क्लास का पहला बिंदु यही है, लिखो। अधिगम क्या है? व्यवहार में होने वाला, व्यवहार में होने वाला, व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन जो प्रशिक्षण,
अनुभव तथा अभ्यास के फलस्वरूप होता है। तथा अभ्यास के फलस्वरूप होता है। अभ्यास के फलस्वरूप होता है। समझ में आई क्या? आराम से, कहीं भी डाउट लगे पूछना, मजा आना चाहिए आपको पढ़ने के बाद। क्लियर है? अर्थ क्लियर है? क्या नहीं है ये भी दिमाग में रखना है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है, मैं समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अपने आरपीएस में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और ये जो ईएमआरएस और डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस है उसमें अलग से मेंटेन कर रखा है परिपक्वता और अधिगम का संबंध। अब परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करेगा, बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं होता है। देखो, मनोविज्ञान में कॉन्फ्लिक्ट बहुत आएंगे आपके। आपको लगेगा सर आप एक जगह तो ये कह रहे हो कैसे होता है, एक जगह आप कह रहे हो ऐसे। बिना परिपक्वता के अधिगम नहीं होगा। परिपक्वता अधिगम का अनिवार्य आधार है। परिपक्वता अधिगम को बेच देता है, आधार प्रदान करता है, जरूरी है। लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि मेच्योरिटी से जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। समझ रहे हो आप में जब परिपक्वता आई, किशोर अवस्था में जब आप आए तो आप में कुछ चेंजेज हुए, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो गायब हो गए। अभी आप में कुछ परिपक्वता आ रही है, आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक अपने आप को बना रहे हो। होता ना परिपक्वता। अरे मेच्योरिटी आई कि नहीं आई अभी आप में? एक बच्ची का 2-3 दिन से मेरे पास लगातार कॉल मैसेज है, उस पर मैं सोच भी रहा हूँ कि वीडियो बना ही दूं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। सर, प्यार और कैरियर में से किसको चुनना चाहिए? कैरियर को। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जितने बच्चे यहां बैठे हो ना, मुझे विश्वास है, मैं मानता हूं कि आप में इतनी मेच्योरिटी है कि आप कैरियर के साथ जाओगे। 100% मैं मानता हूं। वो बच्ची अभी जस्ट उसने बीएसटीसी किया और उसे किसी से लगा हुआ, और उसके सामने पर्सन विकेट है, और ऐसे पता नहीं कितने बच्चों के सामने विकेट होगा। वो हो सकता है कैरियर को ठुकरा के प्यार को चुन ले। समझ रहे हो आप? क्योंकि उसमें अभी वो परिपक्वता नहीं आई। उसे रियल में नहीं पता है जब कैरियर होगा तो प्यार ऑटोमेटिकली आता है। रिश्ते कैरियर के पीछे आता। समझ रहे हो ना? मैंने एक बात ओल्ड बैच के बच्चों के साथ शेयर की थी कि एक बच्ची है जिसकी डॉक्टर के साथ शादी हुई की थी ना। उसने कहा कि सर, हम 100% देते हैं किसी को, फिर हमें वापस 100% क्यों नहीं मिलता? उस लड़की ने बेवकूफी बताऊं क्या की? उस लड़की की डॉक्टर के साथ शादी हुई, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें भरपूर, मतलब बात हुई तो बस जिंदगी यही है। वो लड़की खुश हो गई, सब कुछ। अच्छी एजुकेशन प्राप्त की हुई लड़की, बीएससी एमएससी की हुई लड़की, उसने कहा कि नौकरी करनी नहीं है, इतना प्यार करने वाला पति मिला है। कोई पति प्यार नहीं करता, कोई पत्नी प्यार नहीं करती, सब परिस्थिति जन्य होता है। गेम पूरा। आने वाले 5 सालों में सब कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे, पुराने टाइम में होया करते हुए अब बदल रहे कॉन्सेप्ट। वो लड़की 2 साल बाद में मुझे कह रही है कि सर ऐसा क्यों होता है, हम किसी को 100% देते हैं, हमें 100% क्यों नहीं मिलता? वो डॉक्टर है, वो लड़की एक हाउसवाइफ है, घर का पोछा लगाती है, सेवा करती है, एक एक चीज को ध्यान रखती है डॉक्टर साहब की। और डॉक्टर साहब धीरे धीरे फील होने लग गया है ये क्या है। मैं बाहर प्रोग्राम में जाऊं तो इसको लेके जाऊंगा तो सब साथ वाले पूछेंगे ये क्या करती है? कुछ नहीं करती। बहुत सच्चा प्यार हो तो ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। बाकी मैंने कहा 99% झूठा होता है। पद प्रतिष्ठा सबके बीच चलता है। वो लड़की, सुसाइड के थॉट उस लड़के में आ रहे हैं। मैंने उसे कहा कि तुम्हें अभी भी समय है कि अपने कैरियर पे इतना ध्यान दो, अपना कद इतना बड़ा बढ़ाओ कि वो चीजें धीरे धीरे तुम्हें लगेंगे कि हाँ। जब तक आदमी बराबरी के लेवल पे नहीं आता ना, तब आपको बार बार ये एहसास करवाया जाता है कि तुम क्या हो और मैं। और ये चीजें दिमाग में रखो। मेच्योरिटी है ना, वो ये कहती है कि मेरे लिए कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, बाकी चीजें क्या हैं बाद में। समझ रहे हो? हर 10 साल बाद में आपकी परिपक्वता आप में और परिवर्तन लेके आएगी, जब आपको और भी चीजों को लगेगा यार ये चीज तो ऐसे जीवन ही है, मतलब आपके मूल्य बदलेंगे। तो परिपक्वता कौन से परिवर्तन ला रही है?
अस्थाई। अभी उस बच्चे में परिवर्तन, ये परिपक्वता ये कह रही है कि प्यार सब कुछ है। 3 साल धक्के खाने के बाद जब वो लग जाएगा, वो नहीं लगेगी, तब उसे समझ में आएगा प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, कैरियर इंपॉर्टेंट है। ये परिपक्वता के द्वारा जो परिवर्तन आते हैं ना, वो मैंने कहा हर 2-3 साल में क्या होते हैं, बदलते हैं। इसलिए परिपक्वता जरूरी है, लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते। आप बीमार हो गए, बीमार के समय आपके दिमाग में आई यार देखो ये मकान, ये घर कुछ काम का नहीं है, सर दर्द हो रहा है, उस समय सब चीजें बेकार लगती हैं, उस समय आपके विचार ही अलग हो जाते हैं। और 10 मिनट बाद में जीरो डोल पी ली तो लगता है बेटा पढ़ ले सही रहेगा। होता ना कई बार, जब दिमाग बीमारी जब परिवर्तन लाती है वो अस्थायी लाती है। जैसे सही हो जाओगे आपको लगेगा यार लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हमें सामना कर, इसलिए इनसे जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और अस्थायी परिवर्तन कभी अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते। तो नोट लगाए, क्या लिखोगे आप, नोट। परिपक्वता, परिपक्वता कोमा बीमारी, परिपक्वता बीमारी, शारीरिक कारण, शारीरिक कारण, थकान, थकान तथा मूल प्रवृत्तियों की वजह से। मूल प्रवृत्ति जानते हो, ये वर्ड समझ रहे हो, वैसे तो ये टॉपिक आएंगे सबके सब, फिर भी आपको लगे कंफ्यूजन है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, इंस्टिक्ट्स। इंस्टिक्ट्स, बेसिक इंस्टिक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक इंस्टिक्ट्स का मतलब है 14 मूल प्रवृत्तियां अपने अंदर हर बच्चे के साथ होती हैं। पलायन, युद्ध, प्रियता, निवृत्ति, सुरक्षा, संवेदना, काम, जिज्ञासा, आत्मीयता, आत्म प्रदर्शन, भोजन अन्वेषण, रचना और हास, ये 14 मूल प्रवृत्ति अपने जन्म के साथ आती हैं। छोटा बच्चा होता है ना शेष अवस्था का, इन्फेंसी स्टेज का, वो इन्फेंसी स्टेज का बच्चा कंप्लीट इनके अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। अब आप मूल प्रवृत्ति को दबा सकते हो, लेकिन शेष अवस्था इन्फेंसी स्टेज का बच्चा मूल प्रवृत्ति को दबाता नहीं है। और मूल प्रवृत्ति जो परिवर्तन करती है वो कौन सा परिवर्तन करती है, अस्थायी परिवर्तन करती है। कौन सा परिवर्तन करती है, अस्थायी। मैं पढ़ाऊंगा मूल प्रवृत्तियां आपको, जब चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा पूरा मूल प्रवृत्तियां समझाऊंगा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति बीमारी से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल, लिख से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होता। मूल प्रवृत्ति, थकान, परिपक्वता, शारीरिक कारण, बीमारी से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होता। क्लियर है? अर्थ को लेकर कोई डाउट है किसी बच्चे को? खूब प्रश्न पूछे गए अर्थ के ऊपर, इन दोनों के पूछ लेगा चाहे कैसा ही प्रश्न आ जाए। मूल अर्थ आप याद रखना, स्थायी परिवर्तन है और किन की वजह से। थोड़ा सा देखना इसको, दृष्टिकोण है अधिगम के अर्थ को लेकर, इनको समझना। 2 प्रश्न यहां से पूछे गए इसलिए रहा हूं मैं। एक होता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवाद जानते हैं क्या आप? बिहेवियरलिज्म क्या है? वाटसन आता है। व्यवहारवाद मतलब वाटसन, दिमाग में आ जाना चाहिए आपके तुरंत। वाटसन व्यवहारवाद के प्रतिपादक थे, और व्यवहारवाद वातावरण को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, बालक के व्यवहार को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, और ये कहता है कि आप प्रशिक्षण द्वारा बच्चे को कैसे व्यवहार सिखा सकते हो। मतलब वो जन्मजात आनुवांशिक क्रियाओं को, टेम्परामेंटल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, वो व्यवहारवाद है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा व्यवहारवाद का क्या। एक शिक्षा मनोविज्ञान जो बेसिक टॉपिक है आपका, उसमें भी आएगा और आपके अधिगम में भी आएगा, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए व्यवहारवाद क्या है। तो व्यवहारवाद क्या मानता है, ये बालक के व्यवहार को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, और व्यवहार में भी एक शब्द को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। किसको? किसको? अनुभव को, एक्सपीरियंस को। अब ये कहता है कि अधिगम क्या है। कौन कहता है? व्यवहारवाद। मैं आगे व्यवहारवाद पूरा लिखाऊंगा आपको जब सिद्धांत स्टार्ट करूंगा अधिगम के। तो व्यवहारवादी क्या होते हैं, संज्ञानवादी कॉग्निटिव क्या होते हैं, और निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज क्या होते हैं, तीनों को मैं चर्चा करूंगा। बट यहां मैं एक बेसिक अर्थ की बात कर रहा हूं। व्यवहारवाद के अनुसार लर्निंग क्या है? तो व्यवहारवाद ये कहता है अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो लर्निंग है। सिर्फ एक शब्द पकड़ना है आपको, एक कीवर्ड पकड़ना है। अनुभव जहां आएगा वहां कौन आएगा? व्यवहारवाद। समझ में आ गई बात?
अनुभव जहां आएगा, अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण किसने माना है? व्यवहार। लिख लो इसमें, व्यवहारवाद के अनुसार, व्यवहारवाद के अनुसार अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन, व्यवहारवाद के अनुसार अनुभव के द्वारा होने वाले परिवर्तन, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। बहुत इजी चीजें हैं, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, सिंपल सा वर्ड पकड़ना है। एक्सपीरियंस, अनुभव को सबसे इंपॉर्टेंट कौन मानता है? व्यवहारवाद मानता है। व्यवहारवाद क्या है मैं आगे ढंग से समझाऊंगा आपको, 3-4 जगह आएगा बार बार व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ऐसा दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको कोई भी व्यवहारवाद पूछेगा ना, तुरंत बोलोगे व्यवहारवाद ये होता है, व्यवहारवादी ये कहते हैं, व्यवहारवादी इसकी बात करता है, सब चीजें समझ में आएंगी आपके। बस हल्का हल्का समझिए शुरुआत में। व्यवहारवाद के बाद दूसरा दृष्टिकोण आता है गेस्टाल्टवाद। बार बार आएगा ये गेस्टाल्टवादी क्या है? गेस्टाल्टवादी शब्द समझ में आता है? कौन है गेस्टाल्टवादी? गेस्टाल्टवादी है कोहलर, कॉफका, मैक्स वर्दिमर। अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। गेस्टाल्टवाद एक स्कूल है, एक संप्रदाय है। जब संप्रदाय की बात आती है तो मैक्स वर्दिमर आता है। कौन आता है? आगे मैं लिखाऊंगा, यहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां समझ रहे हैं। मैक्स वर्दिमर आता है जब संप्रदाय स्कूल की बात आती है। ये अपन शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत की बात आती है तो वहां कोहलर भी आता है और कॉफका भी आता है। कोहलर ने एक सिद्धांत दिया था इनसाइट थ्योरी, चिंपाजी वाला। बताना सबको चिंपाजी, हल्का हल्का मनोविज्ञान आजकल सब बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। ये गेस्टाल्टवाद वास्तव में है क्या है समझो, यहां एक लाइन में समझना है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद आंशिक दृष्टिकोण की अपेक्षा समग्र दृष्टिकोण की बात करता है। किसकी बात करता है? समग्र दृष्टिकोण, संपूर्ण की बात करता है। यह कहता है अधिगम क्या है? किसी परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान, आंशिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा मैं। कोई भी चीज आपने देखी और उसका संपूर्ण परिस्थिति आपने देखा और उससे जो आपको नॉलेज गेन हुआ ना, वो अधिगम है। मतलब एक वर्ड समझना है बस आपको, कुछ नहीं है यहाँ पे। किसी परिस्थिति का संपूर्णता का जो ज्ञान होता है वो क्या है? अधिगम। ये बार बार आएगा कहीं भी, संपूर्णता शब्द आएगा, पूर्णता शब्द आएगा, पूर्णाकार शब्द आएगा, वहां पे क्या आएगा? गेस्टाल्टवाद। आप मेरे से मिले, जैसे आपने मेरे को देखा है, मेरे से पढ़े 10-15 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा बिताया आपने मेरे साथ। आपने कहा सर अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं। पहला दृष्टिकोण संपूर्णता पे आएगा, या आपको लगा नहीं रे यार सर अच्छा तो नहीं पढ़ाते, या तो आएगा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या आपके आएगा नहीं पढ़ाते। आप मूवी देखने जाते हैं, जैसे मूवी देखी, यार गजब मूवी है। जो दृष्टिकोण, पहला जो नॉलेज और पहला जो व्यवहार में परिवर्तन होगा ना, वो संपूर्णता बेस्ड होता है, मूवी बहुत अच्छी है। दूसरा बकवास थी, ठीक है। जैसे आप नीचे उतरोगे ना, 1 किलोमीटर 2 मिनट चलोगे, तो आप कई दृष्टिकोण दोगे। यार मूवी में अच्छी तो बहुत गजब, स्टोरी तो बहुत गजब की थी, गाना एक भी अच्छा नहीं था। समझ रहे हो आप? यार मूवी में गाने बड़े गजब के थे, स्टोरी इतने बकवास थे। धीरे धीरे आंशिक दृष्टिकोण आएंगे, लेकिन पहला दृष्टिकोण किस बेस पे होता है? संपूर्णता बेस होता है। आप जाते ही यहां से निकलोगे, सर ने यार पढ़ाया तो बहुत, लेकिन इतना मोटिवेट करने की कहां आवश्यकता थी, थोड़ा कमी कर देते यार। हो सकता है कोई बच्चा कहते, एक बात बता रहा हूं, मे भी बच्चे अलग अलग होते हैं, उनके दृष्टिकोण अलग होते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं कि किसी को कोई कुछ चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। तो पहला दृष्टिकोण लेकिन आपका या तो होगा अच्छा पढ़ाया, या सर ने क्या पढ़ाया? खराब पढ़ाया। तो ये जो पहला दृष्टिकोण है ना, उसको इसने क्या बोला? लर्निंग बोला है। तो संपूर्णता बेस होता है। आपका पहला नजरिया होता है वो किस बेस पे होता है? ये चीज ऐसी है या ऐसी चीज नहीं है। फिर आप धीरे धीरे उसमें कुछ कमियां चीजें जोड़ते प्लस करते जाओगे। तो लिख लो इसमें, गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के अनुसार, गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिक किसी परिस्थिति के प्रति
गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम किसी परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया है। संपूर्ण प्रतिक्रिया है। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया है। वर्ड पकड़ लेना है, बार बार कहीं भी किसी भी एग्जाम में आएगा, संपूर्णता जहां भी आएगा, पूर्णाकार जहां भी आएगा, कहीं भी आएगा, आपके दिमाग में कौन आएगा? गेस्टाल्टवाद। तीसरा, क्षेत्रीय दृष्टिकोण। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा मैं आपको, कुर्ट लेविन का। फील्ड थ्योरी क्या है? कुर्ट लेविन का नाम सुना है आपने? इसका एक सिद्धांत है, क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं। ये वहां पे मैं समझाऊंगा डिटेल में। यहां पे एक लाइन बोलता है, ये अधिगम क्या है? ये कहता है अधिगम किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्या नाम बोला इसने? कोई चीज को आप देखते हो, इसने एक वर्ड यूज किया, लाइफ स्पेस, जीवन क्षेत्र। आप किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से जो देखते हो और वो जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो क्या है? तो इस ज्ञान संगठन शब्द कहीं भी आएगा, वहां कौन आएगा? कुर्ट लेविन। तो एक छोटी सी लाइन लिख लो, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अनुसार, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन है। अधिगम किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन है। किसी परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन है। प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन। क्लियर है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट थे। 4 नंबर पे संरचनात्मक दृष्टिकोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संरचनात्मक समझते हैं आप? एक वर्ड है संरचनात्मक, इसको निर्मितवाद भी बोल सकते, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। निर्मितवाद की अवधारणा बहुत बड़ी थ्योरी है और आरपीएससी का फिक्स प्रश्न है। निर्मितवाद पे एक प्रश्न जरूर आता है, मैं आगे समझाऊंगा निर्मितवाद क्या है। यहाँ केवल अपन बेसिक अर्थ कि ये लर्निंग के बारे में क्या बोलता है निर्मितवाद। संरचनावाद क्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है? तो देखो, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब ये है, ये कहता है अधिगम पूर्व अनुभव के द्वारा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। संरचना का मतलब क्या है? निर्माण करना। निर्मितवाद का मतलब क्या है? निर्माण करना। जहां भी ज्ञान के निर्माण की बात आएगी वहां निर्मितवाद या संरचनात्मक दृष्टिकोण आएगा। ज्ञान का निर्माण शब्द कहीं भी आ जाए, आपको ये वर्ड पकड़ना है, संरचनात्मक दृष्टिकोण। और ज्ञान का निर्माण किस आधार पे होता है? पूर्व अनुभव के आधार। समझ रहे हैं आप? व्यवहारवाद में ज्ञान के निर्माण की बात नहीं आएगी, वो केवल अनुभव की बात कर रहा है। ये कह रहा है पूर्व अनुभव के आधार पे नवीन ज्ञान का निर्माण करना, यह है संरचनावादी या निर्मितवादी दृष्टिकोण। लिख लो, डिटेल में समझाऊंगा, यहां एक संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं। लिखो, संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार या संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम पूर्व अनुभव के आधार पर, अधिगम पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। लिख लिया? एक दृष्टिकोण लिखना, दृष्टिकोण। इसमें 2 प्रश्न आए हुए हैं, हार्मिक, हार्मिक, हार्मिक क्या है? कोई बच्चा बता सकता है हार्मिक क्या होता है? पढ़ाओ पहले कभी हार्मिक। 2 प्रश्न आए हुए आरपीएससी में। दृष्टिकोण दिया था मैकडूगल ने। मैकडूगल दिमाग में आते हैं आपके, समझ में आ रहा है? मैकडूगल ने क्या बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां। मैकडूगल ये कहता है हार्मिक का मतलब है आदमी का व्यवहार जो होता है ना, वो प्रयोजन युक्त होता है, उद्देश्य युक्त होता है। हम बिना उद्देश्य कोई कार्य नहीं करते हैं। आपके व्यवहार के पीछे मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां आपको प्रेरित करती हैं। तो इसको हार्मिक को आप प्रेरक की दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
प्रेरक दृष्टिकोण कि मनुष्य जो भी व्यवहार करता है पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। आप यहां पे आए हो ना, तो एक प्रेरणा है। बिना प्रेरणा के आप नहीं आते। कोई चीज है जो आपको लेके आई है और कोई चीज है जो आपको आगे लेके जाएगी। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। हर कार्य के पीछे क्या होता है? कारण होता है। ये कहता है मनुष्य का व्यवहार एक उद्देश्य युक्त होता है, एक प्रेरक ही होता है। ये प्रेरक ही दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण। तो लिख लो, मैकडूगल लिखो तो लिख लेना, इसके आगे लिखो तो बाकी आगे मैं समझाऊंगा, दोबारा से आएगा ये आगे। मैकडूगल, अधिगम उद्देश्य युक्त व प्रेरक ही होता है। अधिगम उद्देश्य युक्त व प्रेरक ही होता है। बिना मोटिवेशन के अधिगम होता ही नहीं है, सबको पता है। बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं होता। अधिगम प्रेरक ही या उद्देश्य युक्त होता है। बिना मोटिवेशन के लर्निंग स्टार्ट नहीं होगा। लर्निंग क्या कुछ भी स्टार्ट नहीं होता है। मैं इतना मोटिवेट क्यों करता हूं? क्या कारण है? कोई भी कारण तो होगा ना। मोटिवेशन बिना कुछ होता ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ ये जरूर है, मोटिवेशन जो आपको दूंगा वो 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा, चौथे दिन गायब हो जाएगा। अब मान लीजिए उस मोटिवेशन से आपने अपने इंटरनल नीड्स को जोड़ लिया, तो वो क्या बन जाएगा? स्थायी बन जाएगा। आप मेरी क्लास लेके जाओगे, 3 दिन बहुत अच्छा फील करोगे। मैं जब 2011 में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं सिक्कर में कोई हिंदी के टीचर थे, उनके पास काफी बड़ा, जैसे अपने यहाँ हिंदी के जो रेनेसा वाले हैं, इनके पास काफी सारे बच्चे हैं, वैसे उनके पास सिक्कर में मनोज मिश्रा है कोई, उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो मैं संडे को जाता था, तो वो बच्चे कहते थे कि संडे को सर जब आप आते हो ना, तो 2-3 दिन जबकि मेहनत करते हैं, बाकी दिन फिर लास्ट में जाके 3 दिन में पढ़ाऊंगा, 4 दिन पढ़ाऊंगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपके रूटीन बहुत अच्छा होगा, बढ़िया मेहनत होगी। लेकिन 2 दिन बाद में लास्ट में जाके आप डिफ्यूज हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? मोटिवेशन मैंने कहा जरूरी है। बिना मोटिवेशन के तो आदमी यूं कदम भी नहीं उठाएगा। बिना मोटिवेशन के बिना तो आप रात को पानी भी नहीं पियोगे। पानी भी मोटिवेशन की से पी रहे हो। हर चीज मोटिवेशन है। ठीक है, वही मोटिवेशन आपकी इंटरनल नीड से जब जुड़ जाता है ना, तब वो खत्म नहीं होगा। तब वो खत्म नहीं होगा। वो कोई भी हो सकती है, कोई भी चीजें जोड़ लो। बाकी मैं जो आपको करूंगा वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी आप पढ़ लोगे। आप नुकसान कुछ नहीं हो रहा उससे। आपने एक दिन में 4 घंटे कर लिए, फायदा हो गया। नुकसान तो वो भी नहीं कर रहा। लेकिन वो लंबा नहीं चलेगा। लंबा चलने के लिए क्या करना है? आंतरिक आवश्यकता से चीज को जोड़ लो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से उस चीज को जोड़ लो। सेल्फ रेस्पेक्ट से जब चीजों को जोड़ लोगे, वो चीजें कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट से भी नहीं होता है। अब वो जिस लड़की का मैं उदाहरण दे रहा था ना, उस लड़की ने किताबें शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने उसकी अच्छी चोट की। अब मैं उसको कहता कोई बात नहीं है, डॉक्टर है, जिंदगी जीना क्यों तनाव ले रही है? वो 100% प्यार नहीं कर रहा, मत करने दे, तू आनंद ले तेरी जिंदगी की। वो सोचती सही है रे यार, फालतू में क्यों टेंशन ले। मैंने उसको झकझोर दिया। मैंने उसको उसके अस्तित्व से परिचय करवाया कि तेरा अस्तित्व क्या है। तेरा जीवन किसी और के लिए इसलिए नहीं है कि तू सिर्फ अपेक्षाएं तेरे को बदले मिलेगा। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आगे से चल के आपको देना शुरू कर दें। और ये नहीं बनाया तो मैंने कहा ना, 35-40 के बाद आपको ये फील होगा कि मेरा जीवन बकवास गया है। और ये 100%, क्योंकि वहां अस्तित्व जन्य आवश्यकता खड़ी होती है और वो आपको बार बार फील कराती है कि तुमने जीवन में आके किया क्या। सिर्फ गुलामी किया, गुलामी के अलावा भी कुछ किया है क्या? वो सेल्फ रेस्पेक्ट इंटरनल है। वहां आप फिर नहीं हो, फिर वहां कुछ भी कर दो। इसलिए आजकल मैं रिवर्स साइकोलॉजी का ज्यादा यूज करता हूं। क्लियर है? अंतिम दृष्टिकोण लिख लेना, प्रयास व त्रुटि का दृष्टिकोण। प्रयास व त्रुटि दृष्टिकोण क्या है? किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर। क्या ट्रायल एंड एरर? गलतियां गलत हैं क्या? गलतियां होना, गलतियां गलत हैं क्या? नहीं है, होनी चाहिए। गलतियां गलत नहीं है। लर्निंग में बार बार आएगा, सीटेट में एक पर्सन फिक्स होता है। बच्चे गलती क्यों करते हैं? एक पर्सन आएगा वहां से, आपसे अप्लाइड पर्सन,
गलतियां करना गलत है क्या? गलतियां करना गलत नहीं, क्योंकि गलतियां ही सिखाएंगी। आपने पिछली बार ग्रेड फर्स्ट दिया, ग्रेड सेकंड दिया, आपने 50,000 की भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने गलतियां की हैं, समझ रहे हो? लेकिन वो गलती आपको सिखाएगी। मैंने एग्जाम पैटर्न फॉलो नहीं किया, मैंने बहुत पढ़ाई की सर, लेकिन एग्जाम के 10 दिन स्टेज हुआ और स्टेज से पेपर खराब हो गया। मुझे पता नहीं चला कि मुझे कितना स्कोर करना चाहिए, मैं नेगेटिव में ज्यादा कर, बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन वो गलतियां आपने की हैं, आप उनसे सीखोगे। मैंने कहा अधिगम का पार्ट है। उसी गलती को आपने दूसरी बार रिपीट किया है, यह है मूर्खता के निशान। ग्रेड फर्स्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और सेकंड बार ग्रेड फर्स्ट दे और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये नहीं हो सकता जिस बच्चे का ग्रेड फर्स्ट एग्जाम दिया और उसका नहीं हुआ और वो दूसरी बार सिलेक्शन नहीं ले सकता, वो मूर्ख है, कंप्लीट नहीं ले रहा है, क्योंकि वो गलतियों को रिपीट कर रहा है। मैंने फिर कहा है, आपको सब चीजें मैं बता रहा हूं, आपने गलतियां की हैं, ईमानदारी से 1 साल इस प्रोसेस को फॉलो करना, 100% अपने आप सिलेक्शन होगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही गलतियां रिपीट कर रहे हो, वही कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, दुनिया भर के मॉडल पेपर, दुनिया भर के टेस्ट सीरीज, दुनिया ऑनलाइन कोर्स, 2-3 कोर्सेज वगैरह, 2-3 ऑफलाइन कोचिंग, उस कोचिंग के नोट्स, वो कोचिंग के नोट्स, ये कंप्लीट मूर्खता और कुछ नहीं। गलतियां, प्रयास, दोनों में कॉम्बिनेशन होगा, आप उनसे लर्निंग करोगे। यानी वो दोनों में संबंध स्थापित करना सिखाता है। ये पूरा सिद्धांत पढ़ाऊंगा मैं, यहां समझ में नहीं आएगा, पूरा प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा, तब ज्यादा समझ। छोटी सी लाइन लिख लो, सीखना प्रयास व त्रुटि के संबंध के परिणाम स्वरूप होता है। सीखना प्रयास व त्रुटि के संबंध के परिणाम स्वरूप होता है। ये सब सिद्धांत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मैं, यहां चर्चा किए मैंने। सीखना प्रयास व त्रुटि के संबंध के परिणाम स्वरूप होता है। रिलेशनशिप वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, थॉर्नडाइक रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। सही संबंध आप जिंदगी में आगे ले जाता है, प्रयास और त्रुटि में गलत संबंध स्थापित हो गया, आपको पीछे ले जाएगा। अब वो सही रिलेशनशिप आप कैसे स्थापित करते हो, आप पे डिपेंड। ये क्लियर है यहां तक? अर्थ को लेकर कोई बच्चों को कंफ्यूजन है? ये 5 दृष्टिकोण है, पांचों याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई टेंशन नहीं है। 3 दृष्टिकोण में प्रश्न पूछा गया है, व्यवहारवादी एग्जाम में आ गया, संरचनात्मक दृष्टिकोण एग्जाम में आ गया और गेस्टाल्टवादी एग्जाम में आ गया। बाकी किसी प्रश्न नहीं पूछा गया। मैंने पूरा पढ़ाया है ताकि ऐसा नहीं लगे कि सर ने नहीं पढ़ाया इसलिए पढ़ाया। बाकी साथ साथ बताऊंगा कहां से प्रश्न आते हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज छोड़ सकते हो, सब चीजें क्लियर बताऊंगा। नेक्स्ट बिंदु पढ़ना, छोटा सा बिंदु कर रहे हैं 5 से 7 मिनट। लर्निंग प्रोसेस अधिगम कहां से प्रारंभ होता है? प्रारंभ कैसे होता है? 2 मत पढ़ा रहा हूं मैं आज की क्लास में, तीसरा मत कल पढ़ाऊंगा। 3 व्यक्ति हैं इसके ऊपर। अब जैसे मैंने लर्निंग प्रोसेस लिखा, आपको पता होना चाहिए सर प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। ग्रेड 3 के सिलेबस में केवल ये सिलेबस में लिखा हुआ, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ। कुछ चीजें आपको अपने आप समझ में आनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया केवल ग्रेड 3 के सिलेबस में लिखा हुआ, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अधिगम प्रक्रिया ऐसा बिंदु है, आप सीटेट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, रीट, आपका DSSS, कोई भी पेपर उठा के देख लो, लर्निंग प्रोसेस पे सबसे अधिक प्रश्न आता है। लर्निंग प्रोसेस है क्या? अधिगम प्रक्रिया में क्या क्या आता है? अधिगम प्रक्रिया में आता है इसके सोपान, अधिगम प्रक्रिया में आता है इसकी प्रकृति, नेचर, अधिगम प्रक्रिया में आता है प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम प्रक्रिया में आता है प्रकार। बहुत कम बच्चों को पता है लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल। लर्निंग प्रोसेस में ये चारों चीजें शामिल हैं और चारों पे खूब प्रश्न आता है, खूब के, ठीक है, और चारों बहुत अच्छे समझने हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लर्निंग प्रोसेस प्रारंभ कैसे होता है, सोपान। अब जैसे मैंने कहा कि 4 स्टेप्स हैं इसमें, अपने को 4 चीजों को पढ़ना है। अब अधिगम प्रक्रिया शब्द क्लियर हो गया आपके दिमाग में, आपको सिलेबस में लिखा हुआ है। अब आपको कहीं भी सिलेबस से ही समझने की जरूरत नहीं है लर्निंग प्रोसेस में क्या है। चीज दिमाग में आएगी, प्रक्रिया में हमेशा प्रकृति शामिल होती है, प्रभावित करने वाले कारक शामिल होते हैं, प्रकार शामिल होते हैं और सोपान, स्टेप शामिल होते हैं। अब आपको लगेगा सर हमें प्रक्रिया क्यों पढ़नी चाहिए? यदि आप
ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 साल के भी देख लोगे आप, ठीक है ना। तो शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें यहां से कोई 2 कोई 3, मतलब हर पेपर में 1 2 ऐसे प्रश्न पूछे गए। कोई किसी में प्रकृति के प्रश्न पूछा, किसी में कारक के प्रश्न पूछा गया, किसी में प्रकार के प्रश्न पूछा गया, किसी में सोपान पे। मतलब इन चारों में से किसी पे एक कम से कम है, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, कितने भी आ जाए, इतना इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब जैसे पहला स्टेप अपने स्टार्ट कर रहे हैं सोपान। अब तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर सोपान से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। पैटर्न को पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इस लेवल का नहीं होगा कि मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं, इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं, इस चैप्टर में से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तब वो समझ में नहीं आएगा। इतनी बार रट लेना, 5 बार 10 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बिंदु जैसे ही पढ़ा, पिक्चर बन जानी चाहिए दिमाग में। सोपान का मतलब, सोपान में ये चीजें होती हैं। सोपान में 3 लोग आते हैं। क्या तीनों में प्रश्न पूछे गए हैं? कौन कौन आते हैं? हिलगार्ड। क्या प्रश्न पूछा गया है सर? इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है? पता चलना चाहिए। जिस चीज का आपने ये लिख लिया इंपॉर्टेंट है, वो चीज अपने आप याद हो गई। हिलगार्ड को आप खुद पढ़ोगे या कोई टीचर पढ़ाएगा आपको, उसने नहीं बताया कि प्रश्न आया हुआ है, आप इग्नोर करोगे। और हिलगार्ड को आज तक इग्नोर किया है। 2022 में पहली बार प्रश्न पूछा गया था, थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? ऐसे प्रश्न जिसके सही होते हैं वो बच्चा आगे चला जाता है, क्योंकि बहुत कम जगह आपको उल्लेख मिलेगा। हिलगार्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हिलगार्ड इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक ही बनता है, 2 ही प्रश्न बनते हैं हिलगार्ड के ऊपर। थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है और किसने कहा है कि लर्निंग एक्शन से प्रारंभ होता है? हिलगार्ड ने। दूसरा व्यक्ति कौन है? स्मिथ। एक प्रश्न आया है केवल ईएमआरएस में, इसने 3 स्टेप बताए, बाकी आरपीएससी में कोई प्रश्न नहीं आया, छोड़ सकते हैं। और तीसरा व्यक्ति है थॉर्नडाइक। आरपीएससी राजस्थान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे अधिक प्रश्न, मतलब 8 या 9 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। मतलब आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन रही है कि सर 3 व्यक्ति हमें पढ़ने हैं, हिलगार्ड, स्मिथ और थॉर्नडाइक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? थॉर्नडाइक। पर प्रश्न सबसे अधिक कहां से आ रहे हैं? थॉर्नडाइक से आ रहे हैं। पढ़ा मैं तीनों रहा हूं आपको, आपको भी तीनों पढ़ने हैं, मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। लेकिन पढ़ते हो गया कि सर सबसे अधिक प्रश्न लास्ट टाइम में मन 2 दिन पहले एग्जाम में रिवीजन कर, तो मैं इसका रिवीजन जरूर करूंगा। क्योंकि जो भी 8-9 प्रश्न आए, केवल एक प्रश्न आरपीएससी में यहां से पूछा गया। स्मिथ में आरपीएससी में प्रश्न नहीं पूछा गया, बट आरपीएससी में 8-9 प्रश्न यहां से पूछे गए। अब यहां से प्रश्न पूछने का तरीका क्या है? एक तो ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये समझ, तुरंत समझ में आनी चाहिए आपके, और ये हर जगह ये अप्रोच लेके आ जाओ आप। साइकोलॉजी आप मेरे से आज पढ़ने आए हो, आप घर पे कुछ भी पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, स्कूल मैनेजमेंट, 5-10 घंटे का पार्ट है स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। यही हिस्ट्री की स्थिति है। 30-15 प्रश्न आएंगे 30 नंबर का, मत थोड़ा सा दिमाग लगाना आप, प्रश्न कहां से आ रहे हैं, प्रश्न में एग्जामिनर की पहुंच कहां तक है। मैं तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार ये यहां तक पहुंच रहा है, इसके अलावा पहुंच ही नहीं रहा है, इस टॉपिक में ये चीजें पूछ रहा है, इसके अलावा पहुंच ही नहीं रहा है। ये तुरंत दिमाग में पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी, आपको मजा नहीं लग जाएगा खुद को पढ़ने में। और आप भी जो डर है ना, ये अनिश्चित की स्थिति ना, वो क्यों है? क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि मुझे पढ़ना क्या है, बस पढ़ रहे हो, भाग रहे हो, बुक्स का पता नहीं है, चल रहा है बस एक रूटीन में जिंदगी लेकिन ये नहीं पता कि करना कैसे है। और मैंने कहा प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए है, प्रोसेस ये समझाती है कि ऐसे कर, यूं करूंगा, ऐसे करूंगा तो ये फायदा होगा, यही तो है। थॉर्नडाइक पे प्रश्न कैसे आते हैं, सोपान पे प्रश्न आते हैं। आपको पहला स्टेप पूछ सकता है, अधिगम का प्रारंभ कैसे होता है। आपको ये पूछेगा कि अधिगम के सोपानों को सीक्वेंस में क्रमबद्ध कीजिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। लास्ट जो लेटेस्ट प्रश्न है 23 सेकंड ग्रेड में, वो भी यही सही है, सीक्वेंस वाला। अधिगम के सोपानों में से कौन सा संबंधित नहीं है? 3 टाइप के प्रश्न। अधिगम किससे होता है, अधिगम के सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए, सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए पहला, दूसरा, पांचवा, लास्ट कौन सा होता है, और अधिगम के सोपानों में से रिलेवेंट कौन सा नहीं है। 3 टाइप के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछेगा, समझ रहे हो। अब जैसे मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर बनी हुई है कि लर्निंग स्टेप्स पे ऐसे प्रश्न आते हैं। आप हर सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक पे, जीके में एक एक पार्ट पे इस प्रकार से वर्क करो, मजा आने लग जाएगा। आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चलती है, टाइम ही नहीं मिलेगा। खुद को फील होगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी।
समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? अपन दो चीजों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। हिलगार्ड की चर्चा कर रहा हूं मैं। हिलगार्ड कौन है? हिलगार्ड एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने किताब लिखी है थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये प्रश्न एग्जाम में आ गया। टोटल किताबें मतलब पूरी मनोविज्ञान में 12, 14, 15 किताब लास्ट में ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। 14 या 15 किताबों के नाम याद करने हैं, बताऊंगा आपको, ये याद करने हैं, बाकी नहीं है। और लगभग वही प्रश्न आते हैं घूम फिर के। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट ग्रेड फर्स्ट में एक किताब का नाम बहुत अच्छा आया था और बहुत कम बच्चों का सही था। ए स्टडी ऑफ थिंकिंग किताब किसकी है? समझ रहे हो? आपके सिलेबस में जो बिंदु बहुत अच्छे से लिखा हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। सिलेबस में ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड सब जगह लिखा हुआ है आदि अधिगम सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। 1 घंटे का टॉपिक है। वाइगोस की जेरोम ब्रूनर और निर्मितवाद। अब उसमें जेरोम ब्रूनर की किताब है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, वो लोकप्रिय है। लेकिन उसने दूसरी किताब पे प्रश्न पूछा स्टडी ऑफ थिंकिंग। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सिलेबस में बिंदु डला हुआ है और उससे जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी जो किताबें हैं उनको आपको जरूर देखना चाहिए। वहां से प्रश्न पुट जा सकता है। हिलगार्ड ने किताब कौन सी दी? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। उसमें इसने कहा किससे प्रारंभ होगा? एक वर्ड बोला था मैंने, कौन सा बोला था? एक्शन से प्रारंभ होगा। एक्शन का मतलब समझ रहे हैं? क्रिया। बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। ये जो मैंने बातें बोली है मैं हर बैच में बोलता हूं, हर बैच के बच्चे को मोटिवेट करता हूं। ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, तुम लोग एक्शन नहीं लेते हो। जो रूटीन में आपको बता रहा हूं, जो चीजें छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, पॉजिटिविटी लाइफ में कैसे लाई जाए, तुम लेके तो आओ, मजा आएगा आपको। आपका माइंड सबसे बड़ी ताकत है। कौन सा माइंड? पूरी जिंदगी का गेम इसका है। ये भगवान है, ये मान के चलना। यदि इस धरती पे कोई ईश्वर है तो आपका अवचेतन मन है। समझ गए आप? बाकी ईश्वर कहीं है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा ईश्वर है अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है। ये आपकी जिंदगी में सब चीजें लेके आता है। अब इसमें तुम क्या फीड कर रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आप में पॉजिटिविटी क्यों ला रहा हूं? मैं पॉजिटिविटी आपका संस्कार बनाना चाहता हूं। और पॉजिटिविटी आपका संस्कार बनता है तो अनकॉन्शियस माइंड उसको बार बार ऊपर लेके आता है। और जो चीज बार बार ऊपर आती है लाइफ में वो सिद्ध होने लग जाती है। आप कई बार कहते हैं ये सिद्ध हस्त गुरु, ये सिद्ध हस्त जो है महंत है, वो सिद्ध हस्त कोई नहीं होता, कोई महंत सिद्ध नहीं होता। लेकिन आप खुद सिद्धहस्त बन सकते हो। अनकॉन्शियस माइंड एक दिव्य शक्ति है। तुमने इसमें नेगेटिव चीजों को फीड किया है, वही चीजें तुम्हारी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। तुमने इसमें डर को फीड किया है, डर ही आएगा। तुमने फेलियर को फीड किया, फेलियर ही आएगा। मतलब इसमें जो चीज है वही चीज तुम्हारी लाइफ में अपने आप ऑटोमेटिकली आती है। गीता दर्शन किसी ने ईमानदारी से नहीं पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण इस धरती के सबसे पहले मनोविश्लेषक, सिगमंड फ्राइड को जानते हैं ना अपन। गीता दर्शन में जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बताया ना, कंप्लीट पहले मनोवैज्ञानिक का दर्जा भगवान श्री कृष्ण। कंप्लीट सब गीता। मैंने गीता को डिटेल में नहीं पढ़ा लेकिन इन दिनों में पढ़ा उसको। पूरा मनोविश्लेषणवाद, पूरा गेस्टाल्टवाद, पूरा व्यवहारवाद, पूरा फ्राइड श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। फ्राइड बाद में लेके आया, सबकी चर्चा की है। गेस्टाल्टवाद और मनोविश्लेषणवाद की तो गजब की। अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड वहां बहुत चर्चा है। अब आपको पता है कि अवचेतन मन सबसे ताकतवर है, तो इसमें मैं चीजें नेगेटिव क्यों लेके आऊं? इसमें वो चीजें लेके आऊं ना जो मुझे बनना है। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैंने आपको एक बात बोली कि मैंने जो कहा है इनको आज अपनी लाइफ में लेके आना। एक बार जब 2, 4 दिन, 5 दिन तुम अभ्यास में ले आओगे ना, तुम खुद अपने अंदर परिवर्तन महसूस करने लग जाओगे। आपको लगेगा कि सर अच्छा फील हो रहा है। पहले नेगेटिविटी थी, एक तो इस शिक्षा मंत्री ने दिमाग खराब कर रखा था, कोई कोचिंग वाले, कोई दोस्त वाले, सब चीजें दूर हो जाती हैं। सब चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। सबसे ऊपर इन चीजों को फीड कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्शन है।
लर्निंग बिना एक्शन प्रारंभ नहीं होगा। लाइफ का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक्शन। तो ये लाइन लिख लो, बाकी मैं कल समझा दूंगा। लिखो, हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक, हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक, कौन सी किताब का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी किताब है? थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी किताब है? हाँ देख लो, ये अब सौरभ बता रहा है कि शिक्षा मंत्री का तीसरा स्टेटमेंट अभी आया है न्यूज पे। क्या राजस्थान में नहीं होगी रीट परीक्षा? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अफवाह को बताया अनुचित और भ्रामक। मैंने कहा ना, रीट को समाप्त नहीं कर सकते, रीट होनी है। कहा प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के तरीकों पे विचार के लिए अधिकारियों को कहा है। मैंने कहा ना, वो चीज उनके पास है जो अधिकारी हैं इनके, जो इनके मेन अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके पास ये चीज है। उनको अधिकारियों को कहा है, जिसका तात्पर्य ये नहीं है कि सरकार ने रीट परीक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, मतलब उसको सरल बनाने के लिए। अब सरल बनाने में क्या क्या हो सकता है? ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो रीट के बाद कुछ चीजें, एक कॉमन एग्जाम करवा सकते हैं, या कुछ भी करवा लें। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड तो सेम पैटर्न से होगी, 2025 में कुछ भी चेंज करवा सकते हैं, बट अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। पर रीट थर्ड ग्रेड में प्रयोग जरूर करेंगे, देख लेना आप। अब वो प्रयोग रिट वाला, रिट के बेस पर या एकेडमिक रिकॉर्ड, दोनों को मिला के क्या करेंगे राम जाने इनका, या जीके को जोड़ दें, क्या करें कुछ नहीं पता। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? अधिगम किससे प्रारंभ होता है? एक्शन से, क्रिया से। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, एक डिस्कशन किया अपन लोगों ने, एक एक्शन किया अपन लोगों ने। कल से अपन व्यवस्थित रूप से इसको स्टार्ट करेंगे, पूरी लर्निंग प्रोसेस को अपन समझेंगे, और ठीक 5 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आप आ जाएं। रूम में रिकॉर्डिंग गर्मी वाली तो सिचुएशन है नहीं, कूलर लगा रखा है इन लोगों ने, दिक्कत आएगी नहीं। थ्योरी ऑफ लर्निंग में ये कहा कि अधिगम क्रिया से प्रारंभ होता है, एक्शन से प्रारंभ होता है। क्रिया का मतलब एक्शन लिख लेना। तो आज एक्शन ये लोगे आप, पॉजिटिविटी के साथ सोना आप, पहला एक्शन। नेगेटिविटी दिमाग से निकाल देना। कल आओ तो एनर्जी के साथ आना, मुंह वगैरह धो के आना, ताकि ऐसा फील हो कि सुबह सुबह के बच्चे आए। एनर्जी फील होनी चाहिए, मजा आएगा आप लोगों को। फीस जमा करवाओगे, सौरभ के पास करवा दो, अभी यदि कोई फीस लेके आया है कार्ड बनवा लेना। फीस में कोई कंजूसी मत बरतना, किसी दूसरे का कार्ड मत लेके आना। एक एक बच्चे के फेस रीडिंग करता हूं मैं, मुझे पता होता है मेरे बैच में इतने सारे बच्चे हैं, और इस समय बच्चा बैठा है, और ये बच्चा इस समय ये सोच रहा होगा, इसको समझ में नहीं, सब आइडिया रहता है मेरे को।